हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर है वो लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होगा। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, ठीक है। और इससे हमारा जो आँख है, इसे मतलब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं प्रकाश को। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, ठीक है। पहले चीज आपको ये समझना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा फैक्ट हम देखते हैं ल्यूसेंट का। सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे स्नेल्स के नियम ने व्युत्पन्न किया, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा, जो हाइजेंस जो थे, क्रिस्टियन हाइगेंस, वो प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और जब थॉमस यंग ने 1801 में अपनी व्यक्तिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। फूको द्वारा जो है बताया गया कि प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है, ठीक है। मतलब जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ये किसने बताया था, फूको ने। तो उन्होंने क्या बताया कि तरंग मॉडल की प्रकृति क्या होती है, प्रेडिक्शन ऑफ द वेव की पुष्टि की थी उन्होंने, तरंग मॉडल की पुष्टि की थी, ठीक। यहाँ तक अब हमें पता लग गया। उसके बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा कि प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई थी, ठीक है। मैक्सवेल ने बताया था क्या, कि प्रकाश तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती है, ठीक है। ये उन्होंने बताया था। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तक दिक में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों का व्याख्या करता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, व्यक्तिकरण, प्रकाश का ध्रुवन। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो इनका सिद्धांत होता है, वो बहुत सारी चीजों को व्याख्या करता है, जैसे कि लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यक्तिकरण, ठीक। और देखिए नेक्स्ट अब फैक्ट देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ। अब देखिए एग्जाम में ये भी आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि तरंग क्या होती है, वो अनुदैर्ध्य हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनका व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने बताया था, वो आइंस्टीन ने बताया था, ठीक है। वो आपको याद रखना। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों या पैकेटों में बंद होता है, फोटोन, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए इसमें कि ये होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक में, जब कोई पदार्थ जैसे कि धातु एवं अधातु, ठोस, द्रव, गैस किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में एक्स किरण या दृश्य प्रकाश आदि ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन एमिटेड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उत्सर्जन होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इन्होंने हर्ट ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, बाद में आइंस्टीन ने, उन्नीस से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की भौतिकी में, ठीक है, उनसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश के बारे में हम ये पढ़ेंगे। प्रकाश का वेग गणना सबसे पहले किसने किया था, रोमर ने। आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछता है कि प्रकाश का वेग जो होता है किसने किया था, गणना रोमर ने किया था। वायु में अनिर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको याद रखना। तो आई होप कि मैंने यहाँ तक फैक्ट को कवर किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे प्रकाश की चाल के बारे में, ठीक है। प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ठीक है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, जैसे कि माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल। तो देखिए इसको यहाँ पे इन्होंने डिनोट किया है,
म्यू इक्वल टू सी बाई वी, मतलब म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ यू इक्वल टू सी बाई। तो हवा में प्रकाश की चाल दाब ताप एवं स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता रहना, सी जो होता है ना, ये डिनोट करता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, वो आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ तक मैंने आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश को सूर्य तक पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, ये भी ध्यान रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 का समय लगता है, ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें इसमें ये भी हम कर लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, ल्यूमिनस बॉडीज क्या होते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, मतलब प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब, ठीक, ये आपको बस इतना याद है। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज, कुर्सी, जैसे हम किसी भी मेज पे कुर्सी पे लाइट चलाते हैं, तो मेज कुर्सी क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। पारदर्शक क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जिनमें जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं जो है वो क्या हो जाए, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें प्रकाश की किरणें पड़ने से कुछ भाग तो अवशोषित हो जाती है, लेकिन कुछ भाग बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि तेल लगा कागज, आप देखते होंगे कि जो तेल लगा कागज जब हम पे कोई लाइट चलाते हैं तो आधी जो किरण होती है वो आधी क्रॉस कर जाती है, आधी वहीं पे रहती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये सब प्रकाश के टर्म है, मतलब पता होना चाहिए आपको कि इसमें ये सब चीजें होती है, ठीक। प्रकाश का विवर्तन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया प्रवेश की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन। मतलब सिंपल सी चीज है, जब प्रकाश किसी भी चीज पे पड़ती है तो वो टकरा जाती है, मतलब उसका जो पाथ होता है ना वहां से वो विचलित हो जाता है, मुड़ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो धूल कण की वजह से क्या होता है, सूक्ष्म कणों की वजह से प्रकाश जो है प्रकीर्णन हो जाता है उसका, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आकाश का रंग नीला होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल इसकी वजह से होता है, ये एग्जाम में आएगा डायरेक्टली, ये आता है प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है ना सीवी रमन को 1936 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीवी रमन को प्रदान किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अब देखिए कुछ घटनाएं हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 28 फरवरी 1918 को सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उनको 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और आगे जो अब हम पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो गई थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका ये चीजें दो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपतित किरण, आपतित बिंदु और अभिलव तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। ये आपको यहाँ पे इतना हो गया, ठीक। अब जो है ये घटना हमने देखी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, प्लेन मिरर के बारे में, हमको ये भी पढ़ना है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक है। ये प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति v चाल से दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण अपना प्रतिबिंब 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे क्या हो जाएगा, अगर थीटा से घूम रही है तो 2 थीटा से घूमेगी, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा समतल में बना प्रतिबिंब दर्पण के लिए लंबाई की किसके कितनी होती है, उसकी आधी हो जाती है। यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण पे हमको देखना होता है तो उसकी लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए।
उसके बाद देखिए यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उसके बीच का जो गणना किस विधि से करेंगे वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 360/थीटा n इक्वल 360/थीटा बाई -1, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम में आता है। आंख, नाक, कान, डॉक्टर के उपयोग में लाया जाना था। गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट में, सोलर कुकर, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे फिर देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का जो ये है ना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा अवतल दर्पण का, यहाँ पे देखिए अनंत पे अगर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और क्या बनेगा, बहुत छोटा, उल्टा हुआ, वास्तविक बनेगा। वक्रता के अनंत के बीच में कहाँ पे बनेगा, फोकस हुआ वक्रता के बीच में, उल्टा हुआ वास्तविक। अगर वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र के पास ही बनेगा समान आकार का उल्टा हुआ वास्तविक। अगर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में बनेगा उल्टा एवं वास्तविक। फोकस पे है, अनंत पे बनेगा बहुत बड़ा, उल्टा हुआ वास्तविक। सिर्फ एक आपको याद रखना जो सबसे अलग है, ये फोकस तथा ध्रुव के बीच में तो दर्पण के पीछे बनेगा सीधा व आभासी, ठीक। ये अवतल दर्पण का हो गया, ये आपको याद रखना। उसके बाद उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव पे फोकस ध्रुव के बीच छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है, ठीक है। इसका उपयोग करेंगे गाड़ी चालक सीट के पीछे दृश्य को देखने में किया जाता है, सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम में अलग करने वाले तरफ अविलंबता पाती है, वो मुड़ जाती है, ठीक है, मतलब सीधे निकल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी। तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, जैसे हवा से पानी में जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन का नियम। अपवर्तन के नियम का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, आपतित किरण अभिलंब तथा आपतित किरणों तीनों एक समतल विभव में होती है। दो माध्यमों के बीच आपतन को और ये जया कोण, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स का नियम, ठीक। यहाँ तक हो गया। किसी माध्यम का परिणाम भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से परिणाम का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का परिणाम क्या हो जाएगा, और सबसे कम अब बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक। ताप बढ़ने पर समानता गुणांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है, ठीक। ये भी आपका, ये काफी इंपोर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, माध्यम में ये हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तन। निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का सबसे मुख्य पार्ट हो जाएगा ये आपको याद रखना है। क्रम में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई पड़ती है, ठीक। यहाँ तक मैंने कवर कर लिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, मतलब क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश में विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौटाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांतिक परावर्तन। देखिए इसके लिए क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन के लिए कंडीशन होता है, दो शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए। सघन माध्यम मतलब हो जाएगा पानी का माध्यम, ठीक है, पानी के माध्यम से हवा, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, ठीक है। ये दो कंडीशन हो जाएगा। पूर्ण आर्थिक परावर्तन के उदाहरण क्या हो जाएगा, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में परिघनली, कांच में दरार का चमकना, ठीक है। ये सब उदाहरण हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस पे कार्य करता है, प्रकाशिक तंतु, ये आपको पुनःआंतरिक परावर्तन पे ही कार्य करता है। इसका उपयोग कहाँ होता है ये जान लीजिए। इसका उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूरसंचार में,
विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलने के लिए, मनुष्य के शरीर यांत्रिक भाग का परीक्षण के लिए, शरीर के अंदर लेजर भेजने में। ठीक, आगे जो है लेंस द्वारा प्रकाश का वर्तन होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। इसको भी हम देखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। देखिए इसमें जो है दिया हुआ है, अगर अनंत पे होगा, अनंत पे होगा तो f2 पे बनेगा। ठीक है, अनंत पे होगा तो f2 पे होगा, वास्तविक बहुत छोटा एवं उल्टा। और अगर C1 से परे होगा तो f2 और C2 के बीच होगा, वास्तविक छोटा उल्टा। C1 पे है तो C2 पे बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा। C1 F1 के बीच है तो C2 पे होगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा। F1 पर है तो अनंत पे बनेगा। O1 F1 पे है तो लेंस की ओर से जिस वस्तु से दूरी पे वहां बनेगा, वहां से सीधा टावर। इसका डायग्राम अगर बन सकता था तो शायद मैं अच्छे से इसको बता पाता, लेकिन डायग्राम है नहीं तो आप इसे याद ही कर सकते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P इक्वल टू 1 बाय डायमीटर होता है। डायमीटर SI मात्रक है। ठीक है, D से डिनोट किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक या अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगर दोनों को हटा दिया जाए तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखिए एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर म्यू का ग्रेटर देन म्यू डैश हो जाएगा जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका परिमाण लेंस के पदार्थ के परिमाण से कम है, लेंस की क्षमता घट जाती है। ठीक, अगर इसके बराबर हो जाएगा तब नाम में डुबाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अगर म्यू लेंस से द्रव में डुबाया जाता है तो इसका परिमाण ठोस के परिमाण से अधिक हो जाता है। वैसे एग्जाम में इतना ही आता है, बट आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब जब सूर्य का किरण मतलब या प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से बहुत सारी लाइटें निकलती है। ठीक, तो स्पेक्ट्रम का निर्माण वहां पे होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है, ये कॉची फॉर्मूला इसको बोलते हैं। में इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर, आपको याद रखना है। विबजियोर देखिए यहाँ पे है ना, श्वेत प्रकाश का किरण जब डालते हैं, सबसे प्रथम ये आइजैक न्यूटन ने इन्होंने परिभाषित किया था इसको। देखिए ये इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। लाल हरा और नीला रंग क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर क्या हो जाएगा, लाल हरा और नीला। और पीला मैजेंटा पीकॉक क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लाल और नीला मैजेंटा, हरा नीला पीकॉक, लाल और हरा पीला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से प्रकाश के रंग प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला रंग का प्रयोग होता है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है जो मुख्य मुख्य बातें मुझे जो बतानी थी वो मैंने आपको बता दिया। एक आपको ये भी याद रखना इंद्रधनुष के बारे में, परावर्तन पूर्णांतिक परिवर्तन अपवर्तन द्वारा क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, जब वर्षा की बूंदे परावर्तित होने वाली सूर्य की किरण दो बार अपवर्तन एक बार अपरावर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक, ये आपको याद रखना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब दो प्रकाश की किरणें जब मान लीजिए कि एक किसी माध्यम में गमन करती है और दूसरा आके वहीं पे उससे मिल जाती है, दोनों एक साथ कोलाइड कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। ठीक, ये ये हो जाएगा। ये साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, गीली सड़क पर वाहनों के से टपकती तेल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये इसका टाइप है। डायरेक्टली एग्जाम में इतना नहीं आता, लेकिन जो मैंने उपयोग बताया वो एग्जाम में आता है। ध्रुवन का घटना देखिए, ये ध्रुवन की जो घटना होती है, ये पोलराइजेशन ऑफ वेवलाइट व ध्रुवन संबंधी घटना होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। ठीक है, तो प्रकाश की घटना में ही होता है ये प्रकाश तरंगों का ध्रुवन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए ध्रुवन का उदाहरण क्या हो जाएगा, होलोग्राफी का चमकना, वाहनों में हेडलाइट का उपयोग किया जाता है जिसके कारण चकाचौंध से बचाया जाता है, त्रिविमीय घटना, ये सब होता है। ठीक है, देखिए आई थिंक मैंने आपको लाइट में यहाँ तक बता दिया है। नेक्स्ट मैं लेके आऊंगा मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई, वो एक अलग टॉपिक है तो उसका मैं डिटेल से
वीडियो अपलोड करूंगा तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको इतना देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।